तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का विजिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। अपन क्लास 10 के अंदर जो चैप्टर फर्स्ट है केमिस्ट्री का पोर्शन है वो कि बहुत ही बेसिक लेवल का है, उसको अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन चैप्टर जो फर्स्ट है उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसका अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि केमिस्ट्री के अंदर जो कि केमिकल रिएक्शन होती है उसमें आपको बताया किस प्रकार से वो रिएक्शन कंप्लीट होती है और इसमें किस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ना। आपको पता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होगा वो किस बिहाफ पे होता है, जब आपके रिएक्टेंट जो होते हैं, मतलब जब बड़ा हिंदी में कहना चाहे तो अभिकारक जो होते हैं जब वो आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसके साथ में जो भी न्यू जो चीज़ बनेगी उसी चीज़ को अपन बोलते हैं प्रोडक्ट, इट मीन्स उत्पाद। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कि रासायनिक समीकरण, इट मीन्स केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित एक तो अभिकारक, कौन है, एक तो अभिकारक और दूसरा है उत्पादों को उसके सूत्रों के अंदर या उसके सिंबल के अंदर रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना। तो चलो इसको अपन एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दे तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर एक मैग्नीशियम एक धातु लेता हूँ, ठीक है। उसको मैं क्या करता हूँ, O2 जो कि होता है ऑक्सीजन, इसकी पर्जन के अंदर मैं इसको जलाता हूँ। मैं इसको अगर जलाऊंगा, ये बंद करूँगा, हीट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, MgO। क्या बन जाएगा, MgO। इसका नाम क्या है, ये है आपका मैग्नीशियम और ये है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। बट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि O2 के मॉलिक्यूल के अंदर आपके O के एटम कितने, 2 है, जबकि यहाँ पर आपका एटम कितना, एक ही है। तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे Mg के कितने एटम लेने पड़ेंगे, 2। अब इसको 2 Mg के एटम आपके 2 O2 के एटम से आपस में जब रिएक्ट करते हैं तब आपके जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो अपन एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है Zn, जिसको अपन बोलते हैं जिंक। इसकी रिएक्शन में करवाता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका नाम फॉर्मूला होता है H2SO4। ओके। जब इसके साथ में रिएक्शन करवाऊंगा तो ये क्या होगा, आपको पता है Zn जो होता है वो होता है प्लस और H2SO4 में H2 होता है प्लस और SO4 जो होता है पूरा माइनस होता है। अब खुद ही पता है Zn जो है वो H2 है ना मॉलिक्यूल, इससे थोड़ा क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, Zn इसमें से H2 को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, उस SO4 के साथ में ऐड हो जाएगा और जो बनाएगा उसका नाम है ZnSO4। और यहाँ पर H2 जो है इसको गैस के फॉर्म में बाहर निकाल देगा, गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब आपको याद रखना है कि ये जो रिएक्शन होती है हम टेस्ट ट्यूब में करते हैं। टेस्ट ट्यूब में एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लो आपने ये टेस्ट ट्यूब ले ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला, एक जिंक का टुकड़ा डाला, ये सब जिंक के टुकड़े डाले। ओके। अब जिंक के टुकड़े डालने पर अब हमने ऊपर से हमने डाला इसके अंदर H2SO4, ऊपर से हमने डाला इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, ये डाल दिया। जैसे ही इसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे तो इसमें से बुदबुदाहट के साथ में कुछ गैस बाहर निकलते हैं, ये कुछ वेपर के रूप में है। ये जो गैस बाहर निकली इसी गैस को अपन बोलते हैं H2 गैस। क्या बोलते हैं बड़ा, इसी गैस को अपन बोलते हैं H2 गैस। बट गैस है तो गैस को आपको पता है गैस फॉर्म निकलता है, गैस फॉर्म तो हमको दिखती नहीं है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये गैस H2 है या कोई दूसरी ऑक्सीजन भी तो हो सकती है ना। तो इसको चेक करने के लिए अपन यहाँ पर एक टेस्ट होता है, तो हाइड्रोजन गैस को चेक करना है। तो हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए आपका एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम है पॉप टेस्ट। उस टेस्ट का नाम है पॉप टेस्ट। क्या होता है इसका मतलब, जैसे ही मैं इस टेस्ट ट्यूब के किनारे पर अगर जलती हुई तीली ले जाऊंगा, यहाँ पर जलती हुई ले जाऊंगा तो तीली जो है वो इस गैस के कांटेक्ट में आते ही पॉप साउंड के साथ में जल करके फिर बुझ जाएगी। तो इसी को कहते हैं पॉप टेस्ट। तो पॉप टेस्ट किस में काम आता है, हाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट के या उसके हाइड्रोजन बाहर गैस को चेक करने में काम आता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलने वाली जो गैस है वो हाइड्रोजन है या कुछ और है। ओके। चलिए तो देखिए, अब आपको यहाँ पर यह देखना है कि ये रिएक्शन जो हो रही है इस रिएक्शन, इसको अपन कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना। तो इसके अंदर आपने देखा कि Mg और O2 के बीच में रिएक्शन हुए, तो जिनके बीच में रिएक्शन होती है, और यहाँ पर देखो Zn और H2SO4 में रिएक्शन हुई है, तो जिनके बीच में रिएक्शन होती है उसको तो अपन कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक, मतलब उनको कहते हैं अपन रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। ओके।
अब इनसे मतलब Mg और O2 दोनों रिएक्टेंट है, और यहाँ पर आपके ZnO और H2SO4 दोनों क्या रिएक्टेंट है। जब इनके बीच में रिएक्शन होगी, जब ये आपस में क्रिया करेंगे, जब ये आपस में एक्शन करेंगे, तो इनके द्वारा जो नया सब्सटेंस जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं अपन प्रोडक्ट। इट मीन्स उत्पाद। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट कौन बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बना है जिंक सल्फेट। क्या बना है? जिंक सल्फेट, और आपके हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। क्लियर? और आपके जो यहाँ पर बीच में जो एरो दिख रहा है, वो एरो क्या करता है? वो एरो आपके डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? या केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब देखो इसका निशान इस तरफ है, इसका मतलब इनके द्वारा ये बन रहा है। समझ आया ना? इनके द्वारा ये बन रहा है। अगर इसका निशान एरो का अगर सिंबल इस तरफ होता तो मतलब बड़ा ये इसमें टूट रहा है। अब आप इसमें देख रहे हो, इसमें आपने देखा कि Mg और O दोनों आपस में ऐड हुए और प्रोडक्ट एक बन गए। तो ये किस टाइप की रिएक्शन होती है? इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं इसको संयोजन रिएक्शन, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? और यहाँ पर आपने देखा कि Zn ने क्या किया, यहाँ पर इस H2 को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और H2 की जगह पर आके खुद बैठ गया। ओके ना? तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ओके, तो चलिए अब देखिए आगे है आपका चेंजेस, मतलब होता है परिवर्तन। अब आपको देखना है, अपन जो पढ़ने वाले हैं या अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका चेंज होता है भौतिक परिवर्तन, जिसको अपन कहते हैं फिजिकल चेंजेस। एक होता है जिसको अपन कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, इट मीन्स केमिकल चेंजेस। ठीक है ना? तो चलो दोनों को डिस्कस करते बड़ा। देखो भौतिक जो चेंजेस होता है, मतलब फिजिकल चेंजेस होता है, उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कुछ सब्सटेंस है आपके पास, जैसे मान लो ये मार्कर ही है। अब ये मार्कर है, या आपके पास जो चौक होता है, इसको आपको सोचना, इमेज करना कि ये चौक है। अगर मैं चौक को, ये जो चौक है, अगर मैं चौक को क्या करूँगा, यहाँ से अगर तोड़ देता हो तो तोड़ने से पहले भी ये चौक था और तोड़ने के बाद भी ये क्या चौक है। बस इसमें जो चेंज हुआ है, तो इसमें चेंज किस में हुआ है? इसकी साइज में। पहले ये इतना था बड़ा, अभी इसके दो टुकड़े हो गए, है ना? तो ऐसा चेंजेस जो हमको आंखों से दिख सके, ऐसा चेंजेस जिसको अपन मापन कर सकते हैं, मतलब जिसका मेजरमेंट अपन कर सकते हैं, ऐसे चेंजेस को अपन कहते हैं फिजिकल चेंजेस। ठीक है ना? ऐसे को क्या कहेंगे? फिजिकल चेंजेस। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसे कि किसी की लंबाई मतलब लेंथ घटना या बढ़ना, किसी का आयतन पहले के एवज में घट रहा हो या बढ़ रहा हो, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, घनत्व डेंसिटी, नेक्स्ट और रूप फॉर्म, रंग कलर, आकार शेप और साइज। तो अगर बड़ा इनके अंदर किसी भी सब्जेक्ट में अगर चेंज हो रहा है तो उसको अपन कहेंगे फिजिकल चेंजेस। चलो एग्जाम्पल समझते बड़ा, इसके एग्जाम कौन कौन से होते हैं बड़ा? जैसे मान लो मैंने कागज का फटना, मैंने कागज को फाड़ दिया है। आपको पता है कागज को मैंने फाड़ दिया है, तो कागज फाड़ने से पहले भी कागज था और फाड़ने के बाद भी कागज ही है, सिर्फ चेंज हुआ है तो उसका शेप और साइज भी चेंज हुआ है ना। अब मैं कागज को क्या करता हूँ, मैं कागज को वापस किसी भी तरीके से मैं उसको वापस पहले स्टेज में ला सकता हूँ, चाहे इसको मैं गोंद से चिपकाऊँ या टैप से चिपकाऊँ या ग्लू से चिपकाऊँ, मतलब किसी भी फॉर्म में उसको मैं पहले वाले स्टेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो फिजिकल जो चेंज होता है वो क्या आता है, अपने वापस पहले वाले स्टेज में लौट सकता है। और कौन कौन सा एग्जाम्पल है? किसी बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, मेल्ट ऑफ आइस, है ना। अब आपको देखना है जैसे कि बर्फ होता है, ये वाला बर्फ के अंदर क्या करते हैं, बर्फ को अगर हम थोड़ा सा हीट करेंगे तो बर्फ चेंज हो जाएगा आपके वाटर में, जल में। ओके, जल को थोड़ा और हीट करेंगे तो ये चेंज होगा वाटर वेपर में, इट मीन्स जल वाष्प में। ओके, अब देखो इसमें जो चेंज हुआ है वो आपको देखो, बर्फ का फॉर्मूला भी क्या होता है आपके, होता है H2O। वाटर का फॉर्मूला भी क्या होता है H2O।
और वाटर वेपर का फॉर्मूला भी क्या होता है H2O। मतलब कुल मिला के ये हुआ है कि इसका जो रासायनिक जो फॉर्मूला है या इसका जो केमिकल फॉर्मूला है या इसका रासायनिक सूत्र है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। देखो तीनों के अंदर फॉर्मूला सेम टू सेम है, बस उसके जो चेंज हुआ है वो क्या, इसकी स्टेज चेंज हुई है। यहाँ पर स्टेज आपकी सॉलिड है, जबकि यहाँ पर लिक्विड है, और यहाँ पर कौन सी स्टेज है, गैस। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगर इसको ठंडा कर दूँ, यहाँ पर मैंने गर्म किया था, अब गर्म करने का जो इसमें जो चेंज हुआ है किस कारण हुआ है, गर्म करने के कारण। अब अगर मैं गर्म करने की जो इसकी चेंजेस है कारण है, इस काम को अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, इट मीन्स मैं अगर इसको ठंडा करूँ तो वाटर वेपर को अगर ठंडा करता हो तो वो वापस रीचेंज होती है वाटर के अंदर। इसको थोड़ा और ठंडा करता हो तो वापस वो चेंज होता है आइस के अंदर। तो मतलब बेटा क्या हुआ, इसके अंदर मैंने बर्फ़ को चेंज किया वाटर में, वाटर को चेंज किया वाटर वेपर में, और वाटर वेपर को वापस मैं यहाँ से और यहाँ पर इसमें बर्फ़ में चेंज कर सकता हूँ। मतलब बर्फ़ जो है या आइस जो है वो अपनी पहले वाली स्टेज में वापस आ सकता है। ऐसे चेंजेस को कहते हैं अपन फिजिकल चेंज। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन या बोलते हैं केमिकल चेंज। तो ये क्या होगा कि जैसे मान लो कोई ऐसे सब्सटेंस होता है जिसके आंतरिक गुणों में, मतलब इसके जो इंटरनल कैरेक्टर में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। जैसे मैं बात दूँ, ये जो बॉट है ना, ये दीवार जो होती है, दीवार के ऊपर मैंने क्या किया, पेंट कर दिया है। और वाइट पेंट था, वाइट पेंट को मैंने यहाँ पर पुट्टी करके मैंने या कलर करके मैंने रेड कर दिया है या ग्रीन कर दिया है। तो वो जो कलर दिख रहा है वो तो आपको दिख रहा है, तो जो दिख रहा है उसको तो अपन क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। लेकिन वो मैं अगर आपको ये पूछूँ, ये जो वॉल बनी हुई है, ये वॉल किससे बनी हुई है, तो आपको दिख रहा है, या आपको सबूत कर सकते हो, आप खाली अंदाजा लगा सकते हो कि वॉल ईंट से, सीमेंट से, पत्थर से, पानी से, इससे मिलकर बनी होगी। लेकिन जरूरी है क्या ईंट से बनी हो, क्या पता इसके अंदर पत्थर हो। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसे चेंजेस जो हमको आंखों से दिखते नहीं हो, जिसका मापन या जिसका मेजरमेंट संभव न हो, ऐसे चेंजेस को बोलते हैं आंतरिक या रासायनिक या केमिकल चेंज। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं अपन, इसमें ज़्यादातर आपके डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल पूछते हैं। जैसे कि कागज का जलना, जैसे कि कागज का जलना, यहाँ पर कागज का फटना था तो फटा हुआ कागज को वापस पहले वाले स्टेज में ला सकते हैं। लेकिन अगर मैं कागज को जला दूँ तो बन जाएगी राख। क्या बन जाएगी, राख। अब राख को मैं किसी भी हेल्प के द्वारा, चाहे कितने भी दुनिया के कितने भी जतन कर लूँ, मैं वापस कागज में इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो चेंज कैसा हो गया, केमिकल चेंज हो गया। जैसे कि लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना मतलब कोयले का जलना। जैसे कि आपको पता ना, ये कोयला है सी, इसको अगर मैं O2 के पर्जन में जलाऊंगा, ये मैंने यहाँ पर ये जलाया सी, जब कार्बन जो कोयला है अगर वो O2 के पर्जन में जलेगा तो ये बन जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। अब ये गैस है, गैस को मैं कितना भी चाहूँ वापस मैं कोयले में या कोल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकता हो। इसका मतलब इसको कहेंगे अपन केमिकल चेंज। एक होती है मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, बर्न ऑफ कैंडल, ठीक ना। आपको पता मोमबत्ती जलेगी तो इससे भी बन जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक होता है मोमबत्ती का पिघलना। आपको पता है अगर मोमबत्ती को, अगर कैंडल को अपन मेल्ट करेंगे, मोमबत्ती का पिघलना, अगर हमने कैंडल को मेल्ट कर दिया तो मेल्ट करने पर उसको जो पिघला हुआ जो मोम होता है उसको वापस से फैक्ट्री में ले जाकर अपन कैंडल या मोमबत्ती बना सकते हैं। तो ये चेंज कैसा हो जाएगा आपका फिजिकल हो जाएगा, ठीक ना। जैसे मान लो अगर बेटा इंसान की अगर आपको एग्जाम्पल दे या एग्जाम्पल आ जाए, ये सब्जी का पकना है ना, राइप ऑफ वेजिटेबल्स, या इंसान की हाइट का बढ़ना है ना, प्लांट की ग्रोथ होना। अब आपको जितने भी इसमें चेंजेस बताया है ना, ये और देख लो, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना है ना,
तो बड़ा ये जो जितने भी चेंज है, ये चेंज कैसे, सब केमिकल है। हम दही को किसी भी स्टेज के अंदर अपन मिल्क के अंदर वापस चेंज नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, जैसे आपने इंसान की हाइट जो बढ़ रही है या आपकी प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है ना, पौधे की लंबाई जो बढ़ रही है, अपन कितना भी चाहे तो उसको वापस अपने पहले वाले री स्टेज में अपन ला नहीं सकते हैं। तो ऐसे इनको अपन बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, इसका एक नाम और भी है, जैसे कि मैंने बोला है कि फिजिकल चेंज जो होता है, या मतलब भौतिक परिवर्तन जो है वो वापस पहले वाली अवस्था में आ सकता है ना, आ सकता। मतलब ये जो अभिकारक है या ये जो रिएक्टेंट है, ये किसमें बदला है, आपके प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट जो बना है वो क्या स्टेबल है क्या वो ऐसे ही हमेशा के लिए ऐसा रहेगा क्या, नहीं, वो वापस पहले वाले अवस्था में आ सकता है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बना है वो हमेशा के लिए ऐसा रहने वाला नहीं है। तो ये अभिक्रिया स्थायी हुई या अस्थायी हुई, ये हुई अस्थायी। इसलिए इसका एक नाम और है, इसको कहते हैं अस्थायी परिवर्तन। क्या कहते हैं, अस्थायी परिवर्तन, अनस्टेबल चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो रिएक्शन है, अपने बोला है कि जो रिएक्टेंट है वो वापस घूम फिर के अपने पहले वाली स्टेज में आ सकता है। तो ये मतलब ये जो अभिक्रिया है ना, ये आगे भी चलती है और पीछे भी चलती है ना, फॉरवर्ड भी होती है और बैक भी होती है। इसलिए इसको कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसका एक नाम और हो गया, इसलिए इसको कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर, अब देखो आपने बताया C+O2 CO2 बना है। अब गैस, तो बड़ा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, इसको कितना भी चाहे क्या कार्बन बनेगी क्या, मतलब इसका मतलब जो बना है वो फिक्स है, वो स्टेबल है। इसलिए इसको केमिकल चेंज को अपन एक भाषा में और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्थायी परिवर्तन या स्थायी अभिक्रिया, स्टेबल चेंजेस। ओके, नेक्स्ट, अब ये जो रिएक्शन है वो आपके C+O2 CO2 बन रही है, इसको वापस में ये बैक नहीं हो रही है, ये आगे हो जाएगी, लेकिन इसको बैक चाहिए ना, तो बैक होने वाली नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इररिवर्सिबल अभिक्रिया, उसको कहते हैं रिवर्सिबल अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट आपके रहने वाला नहीं है। तो इसमें सिर्फ एग्जाम में आपके एग्जाम्पल को लेकर क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक ना। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। ओके, इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक ना। तो देखो, केमिकल इसको बैलेंस करने से सबसे पहले अपने को जो रूल्स है वो आप ध्यान रख लो। अपना जो पहला रूल्स है वो ये कहता है, अगर आपके सामने कोई भी इक्वेशन दे दी जाए, चाहे कितनी मुश्किल क्यों ना हो, सबसे पहले उसमें आपको ढूंढना है कि इसमें ये जो देखो एरो की इस तरफ जो है ना, इसको अपन कहते हैं रिएक्टेंट, और आपके एरो को जो इस तरफ आपको दिख रहा है, राइट हैंड के साइड में आपको जो दिख रहा है उसको कहते हैं प्रोडक्ट, है ना। तो आपके लेफ्ट हैंड में जो रिएक्टेंट है, सबसे पहले उसमें आपको देखना है कि उसमें कौन कौन से एटम प्रेजेंट है। तो उस सबसे पहले एटम का नाम लिख करके उसके नंबर्स लिखने की, उसकी कितनी संख्या प्रेजेंट है। उसी प्रकार ऐसा कैसा काम करना आपको प्रोडक्ट में। उसके बाद जितना काम करने के बाद सबसे पहला काम होता है कि आप इस रिएक्शन में सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दो एटम को ढूंढना है और सबसे पहले इनकी संख्या को आप बैलेंस कीजिए, है ना। अगर इनकी संख्या ऑलरेडी बैलेंस है तो फिर बाहर दूसरी लेनी है, लेकिन सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो आपकी जो ठीक, तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये लिखना है कि ये आपके दे रहे रिएक्टेंट और ये आपके दे रहे प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के अंदर आपको देखना है एलिमेंट कौन कौन से, एक तो आपका एलिमेंट Fe है, एक आपका एलिमेंट हाइड्रोजन है, एक आपका एलिमेंट ऑक्सीजन है। ऐसे कैसे एलिमेंट आपके यहाँ पर प्रोडक्ट में भी होंगे, Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आपको नंबर लिखने के बाद, सॉरी नाम लिखने के बाद, अब इनके एलिमेंट के नंबर लिखने हैं। Fe देखो रिएक्टर में कितना है, अकेला एक ही है तो एक लिख लिया। हाइड्रोजन कितने देखो 2 है, ऑक्सीजन आपका अकेला है, ठीक है। ऐसे Fe आपका लिखना है, Fe यहाँ पर कितने पर दे रखे 3, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 4 है। ओके, तो मैंने बोला था सबसे पहला अपना काम क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, तो मतलब हाइड्रोजन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। तो अपना पहला काम किसको, प्रायोरिटी किसकी होगी, प्रायोरिटी अपनी ये होगी कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है तो मुझे ऑक्सीजन यहाँ पर कितने करने, 4 करने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करने पर रिएक्शन एच लिखेंगे Fe प्लस H2O इजिकल टू Fe3
O4 प्लस H2O। अब देखना है, शान से देखना आपको, यहाँ पर आपके O4 है, यहाँ पर कितने हैं ये O4 है, जबकि यहाँ पर O अकेला है। अब मुझे अकेले को आपको इसके पर इक्वल करना है, 4 है, तो मुझे 4 करने के लिए मैं सिर्फ आगे 4 लगा सकता हूँ। आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि अपने द्वारा बैलेंस करने के लिए जो भी नंबर अपन यूज कर रहे हैं वो सिर्फ किसी भी कंपाउंड के आगे हम लगा सकते हैं, इसके पीछे वाले नंबर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर 4 लगाए, तो 4 लगाने से ऑक्सीजन भी कितने हो गए 4। अब देखना, लेकिन एक लफड़ा ये हो गया है, लफड़ा क्या हो गया कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में अपना H बिगड़ गया है। H कितना होगा, देखो यहाँ पर H ऑलरेडी 2 है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा 2 × 4 8 होगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होगा 8 होगा, जबकि हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 2 ही है, होगा ना, बिगड़ गया, कोई बात नहीं, कर लेंगे बैलेंस। तो देखिए यहाँ पर अगला स्टेप होगा टू बैलेंस ऑफ हाइड्रोजन, टू बैलेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करने पर एज इट इज लिख लो सभी इक्वेशन, Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। अब आपके देखिए यहाँ पर आपके हाइड्रोजन यहाँ पर कितने 8 हो गए, 4 × 8। अब मुझे 8 करना है, तो 8 करने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई लगाऊँ 4 से, तो 4 × 2 यहाँ पर भी 8 हो गया। ओके, अब बचा कौन, आपका Fe बचा हुआ है, Fe बचा, देखो ये Fe यहाँ पे कितना 3 है, जबकि यहाँ पर Fe अकेला है। तो अगला स्टेप क्या होगा, टू बैलेंस ऑफ आयरन, टू बैलेंस ऑफ आयरन मतलब Fe, ठीक है, इक्वल टू गाइड लिख लो, Fe इज इक्वल टू 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2O, ठीक है ना। अब देखना है यहाँ पर आपका Fe3 था, तो मुझे यहाँ 3 करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आराम से आपको 3 लगा देना है। तो ये आपकी इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस, ठीक है ना। तो आपको अच्छी समझ में आ गई होगी, समझ अगर नहीं आए तो अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। अब देखो आपके सामने ये न्यू इक्वेशन दे रखा है या न्यू क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले अपना वही काम है, सबसे पहले यहाँ पर ये रिएक्टेंट है और ये दे रखा आपके राइट साइड में दे रखा आपके प्रोडक्ट। तो अपना पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा एलिमेंट के नंबर लिखना। एक तो आपके यहाँ पर हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, ऑक्सीजन तो यहाँ पर लिख लिया, H लिखा है। अब ये के एलिमेंट यहाँ पर भी होंगे आपके, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और सोडियम। पहला काम एलिमेंट का नाम लिखना, दूसरा काम उसके नंबर लिखना। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने 2 है, तो ये मैंने 2 लिख लिया। सल्फर यहाँ पर कितना अकेला 1 ही है, अकेला लिख लिया। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन 4 तो यहाँ पर और एक 5वां ये, दोनों को ध्यान रखना, दोनों रिएक्टेंट में जो भी आपके मॉलिक्यूल ऑफ नंबर है या एटम ऑफ नंबर है, इनको क्या करना है, ऐड करना है। सोडियम यहाँ पर आपके अकेला है, ये ले लो 1 आ गया। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है 2 है, सल्फर 1, ऑक्सीजन देखो 4 और एक 5, सोडियम यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। तो सबसे पहला अपना काम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना। देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 है, मतलब बड़ा हाइड्रोजन क्या ऑलरेडी आपका बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ 5 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 5 है, तो ऑक्सीजन भी आपके क्या बैलेंस है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर आपके 2 और एक 3 हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन आपके 2 और एक 3, ये तो 2 तो ये वाले और एक 3 ही है, 3 हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहला आपका काम होगा, सबसे पहले अपना काम होगा हाइड्रोजन को बैलेंस करना। तो चलो इक्वेशन लिख लेते एक बार, H2SO4 प्लस NaOH इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। अब देखो आराम से देखना, आके ध्यान रखकर देखना, आपके यहाँ पर ये जो H है ना, ये कितने ओनली फॉर 2 ही है, जबकि यहाँ पर आपके H 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, मतलब ऑड नंबर दिया हुआ है। ध्यान रखना केमिकल इक्वेशन में ऑड नंबर कभी बैलेंस नहीं होता है, हमेशा बैलेंस जो होगा वो हमेशा इवन नंबर ही होगा, सम संख्या में होगा। अब 3 है, तो मुझे यहाँ पर मैं 3 को 4 करने के लिए मैं क्या कहूँगा, ये तो 2 है, ये इसको 2 करने के लिए मैं आगे लगाऊंगा 2, ताकि ये 2 और ये 2 कितने हो गए 4 हो गए, 4 हो गए। अब इसको अगर 4 करना आराम से कर सकते हैं, मैं इसके आगे कितना लगूंगा 4 लगा लूंगा, सॉरी 2 लगा लूंगा, तो 2 × 2 कितना हो गया 4 हाइड्रोजन होगी ना। अब आपको यहाँ देखना है, अब देखो सेकंड नंबर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो 4 और आगे 2 लगाए, तो ऑक्सीजन का नंबर भी कितना होगा 2। ध्यान रखना आगे जो 2 लगाता है वो पूरे एलिमेंट के ऊपर काम करेगा। अगर ये ऑक्सीजन भी 2 है, ऑक्सीजन 2 या 4 6 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन और 4 6, क्लियर। एस अकेला यहाँ पर 1 है,
एस अकेला यहाँ पर 1 है। सोडियम यहाँ पर कितने 2 थे Na2, जबकि सोडियम यहाँ पर बढ़ा। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में सोडियम भी कितना हो गया 2 हो गया। मतलब कुल मिलाकर ये समीकरण बैलेंस हो चुकी है, मतलब एक ही स्टेप के अंदर आपका बैलेंस हो गया है। तो इस प्रकार से बहुत ही शानदार तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, अपने जो अभी अभी इक्वेशन को बैलेंस किया है ना, तो बैलेंस करने की उस विधि का जो नाम है, उस मेथड का जो नाम है, उस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि बेटा? हिट एंड ट्रायल विधि, यह आपको जरूर ध्यान रखना है। एग्जाम में इस विधि के द्वारा अगर नाम दे करके इक्वेशन आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आपने बोलोगे कि सर ने बैलेंस तो सिखाया, अब इसके हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा इस बैलेंस को या इक्वेशन को संतुलित कीजिए। अब आप सोच में पड़ जाओगे कि ये यार कौन सी विधि होगी, है ना। तो ध्यान रखना, अपने जो भी मेथड यूज किया है उस मेथड का नाम क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड है। ओके, अब हम पढ़ने वाले केमिकल इक्वेशन के टाइप्स।